आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए सारे के सारे बच्चे। हम लोग इंग्लिश की सीरीज पढ़ रहे थे और इस इंग्लिश की सीरीज में हमने कल एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के लॉजिक को समझा था। अरे बोलो हाँ, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के लॉजिक को समझा था कि कब एंटीसीडेंट कहाँ आता है, प्रेसिडेंट कहाँ आता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और आज की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है हुआ, शुरू करें? चलो ठीक है, और पढ़ने पढ़ाने की बातें प्रोसेस को शुरू करते हैं। नो बकवास, ऑनली क्लास। आजा भाई। कंडीशनल सेंटेंसेज। कहने को तो ये एक टॉपिक है, कहने को तो ये एक टॉपिक है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक टेंस का भाग है, ये एक टेंस का पार्ट ही है। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशनल सेंटेंसेस को कहना चाहूँ, भाई साहब कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस, तो मैं इसके लॉजिक को आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, इसके डेफिनेशन को समझिएगा। ठीक है, अगर इसका हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बात करें तो कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझे, फिर इसके डेफिनेशन पे काम करेंगे। ठीक है भाई साहब, अगर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूँ तो हमें एक बात मालूम चलती है, कंडीशनल से ही बना है कंडीशन, कंडीशन से बना है कंडीशनल। तो कंडीशन आप लोग अप्लाई करने का काम करते होंगे, तो कंडीशन अगर अप्लाई करते होंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता होगा। अरे बोलो हाँ, कंडीशन अप्लाई करते होंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता होगा। तो कंडीशन और रिजल्ट को ही बताने का काम करता है कंडीशनल सेंटेंसेज। अगर मैं इसके डिफिनेशन को अगर तैयार करूं, अगर इसके यूसेज को समझूं कि कंडीशनल सेंटेंसेज यूज कहाँ होता है, तो मैं लिखूंगा कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल sentences is used to describe a real or hypothetical result of a real or hypothetical सिचुएशन या कंडीशन। तो इन पूरी की पूरी कहानी से क्या समझ में आई, पूरी कहानी से हमें यह समझ में आई कि कंडीशनल सेंटेंसेज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज का प्रयोग हुआ हम करते हैं किसी भी रियल और हाइपोथेटिकल सेंटेंस के, किसी भी रियल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस के रिजल्ट का वर्णन करने के लिए। तो किसी भी रियल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस के रिजल्ट का अगर हम लोग वर्णन करते हैं तो उसका किसी ना किसी एक सिचुएशन होगा। अगर मैं इस बात को गौर से समझना चाहूँ भाई साहब, तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हाइपोथेटिकल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो हाइपोथेटिकल को मैं तोड़ूँ तो ये हो गया हाइपो प्लस थीसिस। हाइपोथेसिस, हाइपो का अगर रूट लेवल पे समझें तो हाइपो का अर्थ होता है ओवर, थीसिस का अर्थ होता है स्टेटमेंट, थीसिस का अर्थ होता है हुआ स्टेटमेंट। तो जो चीज़ ओवर स्टेटमेंट हो तो इसका अर्थ ये हुआ ओवर स्टेटमेंट। और ओवर स्टेटमेंट को अगर मैं हिंदी के रूप में समझना चाहूँ तो जो हो नहीं सकता, और अगर जो हो नहीं सकता उसी को बोला जाता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और रियल सिचुएशन जो हो सकता है, इसी को अगर बोलना जाए तो रियल सिचुएशन को ही अगर बोलना चाहे तो इमेजिनेशन वगैरह बोल सकते हैं जो हो सकता है। ठीक है, तो हम कहानी में सिर्फ ये समझ पाएँ कि ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस वर्णन करने का काम करता है किसी भी हाइपोथेटिकल या रियल सिचुएशंस के रिजल्ट को। बातें समझ में आ रही है? ये कंडीशनल सेंटेंसेज वर्णन करने का काम करता है, रिजल्ट का वर्णन करने का काम करता है, या परिणाम देने का काम करता है किसी भी हाइपोथेटिकल या रियल सिचुएशंस का। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है, अब कहानी के लॉजिक को आगे समझते हैं। ठीक है,
अब इस कहानी के लॉजिक को अगर समझा जाए भाई साहब तो कहानी कुछ और निकल के आती है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेज को अगर मैं बेहतरीन ढंग से समझना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखना चाहूँगा ताकि आपको कहानी बेहतरीन ढंग से समझ में आए। मैंने लिखा इफ आई वर्क हार्ड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। मैंने छोटा सा एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। इफ आई वर्क हार्ड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। अगर कहानी को गौर से समझूं, अगर मैं कहानी को गौर से समझूं तो कहानी क्या कहती है? इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड। और एक कहानी क्या समझते हैं? आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब कहानी को थोड़ा गौर से समझा जाए भाई साहब तो आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो इस कहानी को अगर देखा जाए तो यदि मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम पास करूंगा। अरे हाँ या ना? मैं यदि कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं एग्जाम पास करूंगा। अब कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है? हार्ड वर्क करना। रिजल्ट क्या होगा? आपका एग्जाम पास करना। रिजल्ट क्या होगा? आपका एग्जाम पास करना। और कंडीशन क्या है? आपने कंडीशन अप्लाई किया वर्क हार्ड, जिसका रिजल्ट हुआ आपने एग्जाम पास करेंगे। अरे बोलो हाँ। लेकिन ये कंडीशन और रिजल्ट को जोड़ के कंडीशनल सेंटेंसेज बनाया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंसेज बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशनल वर्ड्स की जरूरत होती है। इसलिए वजह से मैंने इस इफ को क्या कहा? कंडीशनल वर्ड। अगर मैं कंडीशनल वर्ड को गौर से देखूं तो भाई साहब ये है क्या? एक तरह से ये सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये हुआ कंजक्शन। एक तरह से ये सेंटेंस को जोड़ रहा है तो हुआ ये कंजक्शंस। तो क्या केवल इफी कंडीशनल वर्ड्स में के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ना जी ना। तो आपने एक छोटी सी बात पहले ये समझी कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट मैंने बोला कंडीशन, दूसरा पार्ट मैंने बोला रिजल्ट और तीसरा पार्ट मैंने बोला कंडीशनल वर्ड। तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं बउआ, ठीक है। एक होता है कंडीशन, एक होता है रिजल्ट, एक होता है कंडीशनल वर्ड। अगर मैं कंडीशनल वर्ड को कहूं तो इसके जगह पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? इफ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओनली इफ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ ओनली, ठीक है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एज सून एज, और भी लिख सकते हैं भाई साहब। कंडीशनल वर्ड बहुत सारे होते हैं। अगर आप लिखना चाहें और तो एज ए रिजल्ट ऑफ, आप लिखना चाहें तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट ओनली, ठीक है। अगर आप और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोवाइडेड डेट, अगर आप और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। कुछ भी, बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं। व्हाट एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर एंड सो ऑन। बहुत सारे कंडीशनल वर्ड्स हो सकते हैं बउआ जो आपको इस कंडीशनल सेंटेंसेज में कंडीशन और रिजल्ट को जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई। इस पूरी की पूरी कहानी को एक बार गौर से आपको मैं रिवीजन डालना चाहूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेज किसी भी रियल या हाइपोथेटिकल रिजल्ट को डिस्क्राइब करने का काम करता है। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस क्या करता है? कंडीशनल सेंटेंस किसी भी रियल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं इस कहानी को गौर से समझाता हूं तो ये कहानी क्या बताई? अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा, ये हुआ आपका कंडीशन। तो इसका वर्णन क्या होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा आप करते हैं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब अगर आप ये करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप अपना कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। और इसी कंडीशन और रिजल्ट
को स्प्लिट करने का काम एक छोटा सा कॉमा करता है, और यहाँ पे इसकी वजह से कुछ कंडीशनल वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को तैयार किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें आपने लिखी होगी। ठीक है, आगे कहानी को लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में इस बात को चर्चा करते हैं भाई साहब, थोड़ा गौर से देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दायरा होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं इस कहानी को गौर से देखूं, मैं अगर इस कहानी को और गौर से देखूं और बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करूं तो क्या होता है, तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंस हुआ, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस तीन बातों पे डिपेंड करता है। मैंने छोटी सी बात बोली, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है जो वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला जो पहला बात डिपेंड करती है कंडीशनल सेंटेंस, वो ये मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट। अगर भाई साहब बहुत बेहतरीन ढंग से अगर समझने की कोशिश किया जाए, एकदम शांत भाव से अगर समझने की कोशिश किया जाए, तो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि किसी भी सेंटेंस में कंडीशन और रिजल्ट के अरेंजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। अगर अरेंजमेंट को गौर से समझा जाए तो इसी को हमने एक और कभी बात में समझा था टेंस के दायरे में, स्ट्रक्चर के नाम से। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे काट कर सेव दो, कहानी गड़बड़ है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे उबाल कर दूध पिलाओ, कहानी गड़बड़ है। तो बातें ये समझ में आई कि आप सेंटेंस के वर्ड्स को इधर उधर लिख देते हैं तो सेंटेंस के में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब इस कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो मेरी मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट क्या कहता भाई साहब, कहानी को देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी कंडीशनल वर्ड के बाद अगर आप कंडीशन जनरली लिखने का काम करते हैं, तो कंडीशन के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं रिजल्ट, कंडीशन के बाद लिखने का काम करते हैं रिजल्ट, और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम एक छोटा सा कॉमा करता है। क्या है, कॉमा। ठीक है, ये C4 कंडीशन, R4 रिजल्ट। ये क्या है, कोई भी कंडीशनल वर्ड। तो ये एक अरेंजमेंट है इसका कि हम लोग कभी भी लिखने का काम करते हैं, इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम कॉमा करता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यदि रिजल्ट को पहले लिख दिया जाए तो हाँ बिल्कुल, आप रिजल्ट को पहले लिख दें और इसको स्प्लिट करने का काम करेगा इफ, उसके बाद आने का काम करेगा कंडीशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहला कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेज डिपेंड करता है तीन बातों में, जिसमें पहला हमने सीखा मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। अब ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं भाई साहब। ठीक है, इस बात को आप नोट पॉइंट कर लें। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं एक छोटी सी बातें लिखूं, इफ आई क्वालिफाई, इफ आई विल क्वालिफाई, तो बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, इफ आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई यूपीएससी, आई वर्क हार्ड। अब कहानी को गौर से देखा जाए तो मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा तब कड़ी मेहनत करूंगा, या पहले कड़ी मेहनत करूंगा तब यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा। मेरी बातें समझ में आई होगी आपको। पहले आप वर्क हार्ड करेंगे तब यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। कहानी समझ में आई? तो कंडीशन क्या है, आपका कड़ी मेहनत करना, तो ये आपको हो गया कंडीशन और ये हो गया रिजल्ट। इफ के बाद जनरली कभी भी रिजल्ट नहीं आता, इफ के बाद आने का काम करता है क्या, कंडीशन, और कंडीशन के बाद आने का काम करता है क्या, रिजल्ट, और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम करता है भाई साहब एक छोटा सा कॉमा। अब कहानी को अगर गौर से देखा गया तो इफ के बाद रिजल्ट कभी भी नहीं आता, तो इफ के बाद रिजल्ट कभी भी नहीं आता। अगर ऐसा दे दिया जाता है तो आप इसको इफ को उठा के किसके पहले लाएंगे, कंडीशन के पहले लाएंगे। तो इस वजह से इफ को मैंने यहाँ से दफा किया और मैंने लिखाया यहाँ पे कॉमा की जगह इफ। अब सेंटेंस को पढ़ें, इफ आई वर्क हार्ड, सॉरी फिर शुरू से पढ़ लेते हैं, आई विल क्वालिफाई यूपीएससी इफ आई वर्क हार्ड। तो ये कहानी अपने आप में क्या हुई, सही हुई। तो दो बातें डिपेंड करती है, पहला बातें डिपेंड करती है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट, और कंडीशन और रिजल्ट के मिस अरेंजमेंट कैसे दिए जाते हैं आपके सवाल में, ये आपके सामने रहा। और कुछ और सवाल तैयार कर लेते हैं भाई साहब, देखिएगा। ठीक है, इफ ही
इफ ही या इफ राम needs my car, he will चलो ऐसे कर देते हैं, इफ यू नीड माई कार यू विल से टू मी। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से देखा जाए, तो कहानी को देखा जाए तो इफ के बाद कंडीशन क्या है, कार का मांगना, रिजल्ट क्या है, मुझसे कहना। पहले आपकी कार की ज़रूरत होगी तभी तो आप मुझसे कहोगे, कार की ज़रूरत होगी तभी तो आप मुझसे कहोगे। लेकिन ये कार का देना और ना देना मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जनरली यहाँ पे कैन का ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक ना, इस बात को हम आपको सिखाएंगे आगे चलकर। ठीक ना, आप परेशान ना हो। इफ़ यू नीड माई कार यू कैन से टू मी या यू मे से टू मी। तो कहानी में फिर से देखा जाए तो इफ के बाद कंडीशन, उसके बाद आता है रिजल्ट। तो पहली बात ये समझ में आई कि पहले हम लोग लिखने का काम करते हैं इफ के बाद कंडीशन और उसके बाद लिखने का काम करते हैं रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारे सवाल करेंगे, पहले पूरी तरह से आराम से थ्योरी तो सीख लें। ठीक है, पहली बात है इस पर डिपेंड करती है, दूसरी बात है किस पर डिपेंड करती है, थोड़ा देखिएगा। अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस और लिखूं, ठीक है, देखिएगा, अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस और लिखूं, इफ राहुल will if Rahul qualified the exam he will होस्ट ए पार्टी। अब कहानी को गौर से देखा जाए, पहले राहुल एग्जाम पास करेगा या पहले पार्टी देगा। तुम्हारा दोस्त पहले एग्जाम पास करता है या पहले पार्टी देता है? अब एक बच्चा बोल रहा है पार्टी तो दूर, कुछ नहीं देता, पास भी कर जाता है, ऊपर से रोता है, क्या अरे यार मेरा नंबर कम आया यार, क्या करें यार। ये नखड़ा लड़कियों में ज़्यादा होता है, ये नखड़ा जो है लड़कियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, 95% मार्क्स आ जाता है, उसके बाद भी 2 दिन तक खाना नहीं जाता है। क्या अरे यार हम तो 99% के लिए लिखे थे, मेरा 95% ही आया, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अब इस बात को लड़का सोच के, 3 अगर दोस्त है तो लड़का सोचेगा क्या, अरे भाई अगर मेरा 31% भी अगर हम तीनों का मिल जाए तो तीनों के तीनों पास हो जाएंगे। पास समझ में आ रहा? लड़का ये खुशी ढूंढता है, हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढता है। ठीक है, और लड़कियां हर बड़ी बड़ी बात में भी दुखी महसूस करती है। क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आजा भाई साहब, इफ राहुल क्वालिफाइज द एग्जाम ही विल होस्ट ए पार्टी। अब कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो पहले एग्जाम पास करेगा उसके बाद पार्टी देगा। बोलो हाँ, पहले एग्जाम पास करेगा उसके बाद पार्टी देगा। अगर कहानी पूरी की पूरी कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो एग्जाम का पास करना अपने आप में भाई साहब हुआ C फॉर कंडीशन, और पार्टी का देना हो गया R फॉर रिजल्ट। फिर से गौर से देखा जाए, कंडीशन के पहले हम लोग लिखने का काम करते हैं इफ, तो कहानी क्या हुआ अपने आप में सही। लेकिन यदि एक सेकंड के लिए इस इफ को यहां से हटा के यहां लगा दिया जाए, राहुल क्वालिफाइज द एग्जाम इफ ही विल होस्ट ए पार्टी, रिजल्ट के पहले कभी भी इफ आने की गुस्ताखी नहीं करता। इस वजह से इफ यहां कभी नहीं आएगा, इफ जब भी आने का काम करेगा तो कंडीशन के पहले आएगा। तो पहली बात समझिए कि मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट क्या होता है। हम लोग कंडीशन और रिजल्ट के मिस अरेंजमेंट को समझे कि इफ के बाद आता है कंडीशन, कंडीशन के बाद आता है रिजल्ट। लेकिन अगर मैं इस कहानी को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझूं और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करूं तो इसका दूसरा एस्पेक्ट्स कहता है भाई साहब, इसका सेकंड एस्पेक्ट्स कहता है कंडीशनल सेंटेंसेस डिपेंड करती है 3 बातें पे। पहला हमने सीख लिया, दूसरा बात ये होती है कि इफ और के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंजक्शन जोड़ने की कोशिश की है। इफ राहुल विल क्वालिफाई, यहाँ ना लिखे, यहाँ लिखे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, आपके लिए कॉमा हटाया देन लगाया। ठीक है, इफ राहुल क्वालिफाई द एग्जाम देन ही विल होस्ट ए पार्टी। अब कहानी को गौर से समझा जाए, इफ के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं कंडीशन, इसके बाद लिखने का काम करते हैं क्या, रिजल्ट,
और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम कौन करता है? कॉमा। अब एक कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है भाई साहब कि छोटे से कॉमा के जगह पे आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा देन, या तो लेटर, या तो एट द टाइम, जैसे वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में दे दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इस बात को हम लोग सुपरफ्लोस मानते हैं। क्यों? क्योंकि सुपरफ्लोस इस वजह से माना जाता है कि इस छोटे से बात को स्प्लिट करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं कॉमा को। अगर इफ आ ही गया तो हमें इन जैसे वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें एक छोटी सी बात ये समझ में आई कि दूसरा बातें जो डिपेंड करती है कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, लेकिन उस कॉमा की जगह पे कभी कभी हम लोग के सेंटेंस में दे दिया जाता है देन, लेटर और एट द टाइम जैसे वर्ड, जो सेंटेंस को सुपरफ्लोस बना देते हैं। सुपरफ्लोस कहने का मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ठंडा बर्फ दो, कहोगे क्या? कि भाई साहब बर्फ तो ठंडी ही होती है। अगर मैं आपसे बोलूं धूप बहुत गर्म है, कहोगे भाई साहब धूप तो गर्मी होती है। तो जितने भी बातें जो अभी हम बोलें वो सारी की सारी बातें होती है सुपरफ्लोस। अगर मैं आपसे बोलूं फ्री गिफ्ट, तो कहोगे भाई साहब गिफ्ट तो फ्री ही होती है। अगर मैं आपसे बोलूं लेटेस्ट अपडेट, कोई भी अपडेट भाई साहब होता है तो लेटेस्ट ही होता है। तो सारी की सारी बातें जो भी मैंने बोली, सारी की सारी बातें सुपरफ्लोस होती है, जो बोलना सही नहीं है। कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो कॉमा ऑलरेडी स्प्लिट करने का काम करता है, तो देन और लेटर जैसे वर्ड नहीं आते और एट द टाइम जैसे वर्ड नहीं आते हैं। तो ये सेंटेंसेज अपने आप में गलत हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड दे दिया गया था? देन जैसे वर्ड दे दिए गए थे। तो देन जैसे वर्ड यहाँ पे नहीं आते। तो दो बातें सीखी, पहला कंडीशनल सेंटेंस है, तीन बातें पे डिपेंड करता है। पहला मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, दूसरा मिस अरेंजमेंट ऑफ ये कॉमा उमा जो इसके जगह पे कभी कभी दे दी जाता है, और तीसरा जो बातें डिपेंड करती है वो होता है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। तीसरा बातें जो डिपेंड करती है कंडीशनल सेंटेंस है, वो तीन बातों पर डिपेंड करती है, और जो तीसरा कहलाता है वो कहलाता है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। अगर इस कहानी को गौर से देखा गया, तो कहानी में हमें यह समझ में आती है कि इफ के बाद हम लोग लिखने का काम तो जनरली करते हैं कंडीशन, और उसके बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं रिजल्ट, और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम एक छोटा सा ये कॉमा करता है, एक छोटा सा एक कॉमा करता है। लेकिन क्या होता है भाई साहब कि हम लोग इसके सेंटेंस के टेंस को कैसे समझें? कुछ देर से मैंने, आप लोग अगर गौर करें तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बार बार लिख रहा हूँ कि इफ़, मैंने पिछला सेंटेंस जो लिखा उस सेंटेंस को लिख रहूँगा, इफ़ राहुल वर्क्स हार्ड he will crack या he will qualify UPSC। अब कहानी को गौर से देखा जाए, तो आप यहाँ पे भैया लिखने का काम कर रहे हैं कौन सा टेंस? ये हुआ कंडीशन, और ये हुआ आपका रिजल्ट, तो कंडीशन आप लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट लिख रहे हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं? कहानी को समझना। हम लोग जनरली अगर गौर से देखा जाए, अगर मैं एक छोटा सा बात बोलूं कि यदि मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। यदि मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। कड़ी मेहनत कब करूंगा भाई साहब? कड़ी मेहनत कब करूंगा भाई साहब? कहोगे अभी कीजिएगा। कड़ी मेहनत कब करूंगा? अभी कीजिएगा। यूपीएससी क्रैक कब होगा? फ्यूचर में होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, दिल से लगाइएगा भाई साहब, कहानी को एकदम गौर से समझिएगा। लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझा जाता है, जितना शिद्दत के साथ सीखोगे उतना मजेदार होगी हमारी ये कहानी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बारिश का होना प्रेजेंट में, ऑफिस का ना जाना फ्यूचर में। अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ राहुल वर्क्स हार्ड ही विल क्वालिफाई यूपीएससी, तो कहानी में यह समझ में आई कि राहुल का कड़ी मेहनत करना प्रेजेंट में और यूपीएससी का क्वालिफाई होना फ्यूचर में। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो आपको कल उसका फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हर कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर होता है, कहो ना। हाँ, हर प्रेजेंट कंडीशन का रिजल्ट फ्यूचर होता है। तो आपने यहाँ से एक लॉजिक तैयार किया कि कंडीशन हमेशा हम लोग लिखने का काम करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर के इंडेफिनिट
इंडेफिनिट में। तो कहानी हमें ये समझ में आई कि मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज क्या होता है कि हम लोग कंडीशन लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब ये जो आपके सामने जो लॉजिक तैयार हुआ एक कंप्लीट लॉजिक हुआ कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम एक छोटा सा कॉमा किया, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। आइए आपके लिए कुछ सवाल तैयार करते हैं ताकि आपको इस सवाल के बल पे बहुत सारी कहानी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने एक छोटी सी बात सीखी कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, इसके डिफिनेशन को समझा और ये कितने टाइप्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों को आपने समझा, कंडीशन, रिजल्ट और कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद आपने बहुत सारे कंडीशनल वर्ड्स को सीखा। उसके बाद आपने सीखा कि ये किन कंडीशनल सेंटेंसेज किन 3 बातों पे डिपेंड करती है। पहला आपने सीखा कि मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, सेकंड आपने सीखा कि देन, लेटर और एट द टाइम जैसे वर्ड नहीं आते, और थर्ड आपने सीखा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? चुन्नू बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? बोलते कहीं नहीं हो कोई कुछ? क्या फुल स्क्रीन में पढ़ते हो सब? बताओ। ये बार बार है जो कौन कौन बच्चे हो जो क्या करते हैं, बार बार है जो पढ़ते हो, ये मिनिमाइज करते हो, व्हाट्सअप फेसबुक देखते हो। ठीक है, पढ़ ले मुन्ना पढ़ ले, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, आजा भाई साहब। पता है एक बातें बहुत ज़्यादा हम गेस करते हैं, हर एक बच्चा में गेस करते हैं, और बच्चा में गेस करने वाली बात ये होती है कि बच्चा एक ही जिद पे अड़ा रहता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। बच्चा एक ही बात पे जिद अड़ा रहता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। कभी कभी आप लोग क्या करते होंगे कि बहुत सारे रूटीन्स बनाते होंगे, रूटीन्स आज करेंगे, आज तो गर्दा उड़ा देंगे, और जैसे ही आज होता है सुबह से पढ़ेंगे, मुंह धो के पढ़ेंगे, 9 बजे पक्का खा के पढ़ेंगे, 9 बज जाता है, खा के खाना खा लेते हैं, बस 10 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद 2 घंटा का नींद लेते हैं, 12 बजे से पक्का, 12 बजे अलार्म लगाते हैं, 12 बजे बेरी पढ़ते हैं, उसके बाद 1 बजे से पक्का खा के खाना खा लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा तनी सुन मूवी देख लेते हैं, उसके बाद पक्का शाम में 4 बजे से पक्का 5 में अरे कल से पक्का। भाई सब कहानी वही दोहराती है। ठीक है, आपको एक वजह चाहिए, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बिना वजह की पढ़ाई नहीं की जाती है भाई साहब। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है कि एक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली 2 बातें पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पहली बातें जो चीज़ होता है ना मुफ्त का चीज़ है ना, जो लोग ग्रहण करना नहीं चाहता है, मुफ्त का चीज़ ना लोग उसका वैल्यू नहीं समझता है। एक छोटा सा बच्चा, अगर आपके घर में अगर 2-3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है ना, उसका क्या कीजिए कि आप एक सोना का हार दे दीजिए, उस बच्चा उसको मिट्टी के जैसा ही समझ के खेल लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी हार को अगर किसी बड़े इंसान को देते हैं तो वो उस हार को इंसान को रख लेगा। कहानी यही होती है, पढ़ाई एक तरह से हार है, डायमंड है। ठीक है, और इस डायमंड को वही बच्चा एक्सेप्ट कर पाता है जो इसके वैल्यू को समझता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आइए ज्ञान की बातें कम करते हैं, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आओ भाई साहब सवाल तैयार करते हैं। मैंने लिखा if Raj works hard, if Raj will, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, if Raj will works hard, he will get success. और मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, if चुन्नू बाबू plays will play will he wins the match. If the police will manage
द सिचुएशन if the police will manage these situations, they get relief. आपके सामने मैंने तीन सवाल तैयार किए हैं। 3 सवालों को देखने का काम करें, ठीक है। इफ राज विल वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। पहले वो कड़ी मेहनत करेगा या पहले वो सफलता पाएगा? आपने समझा भाई साहब, पहले तो वो कड़ी मेहनत करेगा तभी तो सफलता पाएगा। तो ये हुआ कंडीशन और ये हुआ भाई साहब आपका क्या, रिजल्ट। और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम किया कॉमा। और इसके बाद मैंने समझा कि कंडीशन के पहले आता है इफ, और मैंने ये भी समझा कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल की जरूरत नहीं, राज के साथ अपने वर्क्स हार्ड लगाया, ही विल गेट सक्सेस। कोई दिक्कत? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ चुन्नू बाबू विल प्ले वेल ही विंस द मैच। कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो चुन्नू बाबू अच्छा खेलेगा तभी मैच जीतेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है अच्छा खेलना, रिजल्ट होगा उसका मैच का जीतना। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसने विल को दफा किया, आपने चुन्नू बाबू प्लेज वेल ही विंस द मैच। कहानी को समझे यहाँ। इफ द पुलिस विल मैनेज दिस सिचुएशन, थोड़ा सा सवाल को और बढ़िया करते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन करते हैं सिचुएशन को, सॉरी क्वेश्चन को। सिचुएशन एट द टाइम दे गेट रिलीफ। अब कहानी को गौर से समझा जाए तो इफ द पुलिस विल मैनेज दिस सिचुएशन एट दिस टाइम दे गेट रिलीफ। पहले सिचुएशन को मैनेज करेगा या पहले रिलीफ फील करेगा? तो भाई से बात है, पहले कंडीशन है सिचुएशन को मैनेज करना, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिलीफ पाना। अब पूरी कहानी को अगर गौर से देखा जाए भाई साहब, पूरी कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो पहला एरर मैंने मार्क किया, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं जाता। कंडीशन कभी, मतलब कंडीशन कभी फ्यूचर में आ सकता है? सोचो, पहले सोचो ना, कंडीशन कभी फ्यूचर में आ सकता है? कोई कंडीशन ऑफ फ्यूचर में, ऐसा आप कहोगे मैं कड़ी मेहनत करूंगा उसके बाद पास करूंगा? क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं एग्जाम पास करूंगा। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट में फ्यूचर कंडीशन होता है। कोई भी कंडीशन प्रेजेंट में लगाते हो भाई साहब, कहानी खत्म हुई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया इफ द पुलिस मैनेज दिस सिचुएशन। अभी बताया था कि एट द टाइम, देन, लेटर जैसे वर्ड नहीं आते हैं, ये सुपर फ्लॉस बन जाते हैं। इसकी जगह पे एक छोटा सा कॉमा ही काम चला देता है, ठीक है। तो आपने लिखा दे गेट रिलीफ, ठीक है। तो आपने आज सीखा आज की क्लास में कि कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, ठीक है। पहले लिख लें आप आराम से, ठीक है, आप लिख लें आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत? आपने ये आज की क्लास में समझा कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट फ्यूचर, और फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी भाई साहब यहाँ पे आप लगा दें, बिल लगा दें, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट आपने लगाने की कोशिश करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने छोटी सी बात समझी क्या, कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, और कंडीशन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो रिजल्ट लिखने का काम करते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। कल इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की कहानी को लेकर चलेंगे आगे। और कल की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद रिजल्ट तो होता है, लेकिन कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं आता। और क्यों नहीं आता है, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहें लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।